अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ईयर का कूलम्स लॉ। जी हाँ, लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन में देखा था बच्चे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच है जहाँ पे हम चार्जेस की स्टडी तो करते हैं लेकिन उन चार्जेस की जो रेस्ट पे हों, और हमने कहा था कि उनके दरमियान एक फोर्स मौजूद होती है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स। जो सेम चार्जेस होते हैं उनके दरमियान ये फोर्स रिपल्सिव की होती है, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव मान लीजिए तो दूसरा नेगेटिव मान लीजिए, उनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये कौन सी होती है? अट्रैक्टिव होती है। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। आज हम ये चाहते हैं, बल्कि हम ये कहें कि हम उस फोर्स को मेजर करना चाहते हैं, तो उस फोर्स को मेजर करने का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? सर कूलम्स ने दिया, कि आखिर उन दो चार्जेस के दरमियान वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वो फोर्स ऑफ रिपल्जन कितनी है, हम कैलकुलेट करना चाहते थे, हम मेजर करना चाहते थे उसको। तो इसके बारे में बच्चे सर कूलम्स ने सबसे पहले आइडिया दिया, और उनका जो आइडिया था वो बाद में लॉ बन गया। इज इट क्लियर? जी। किसके लिए? उस इलेक्ट्रिक फोर्स को मेजर करने के लिए जो दो चार्जेस के दरमियान मौजूद होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम ये क्लियर करेंगे कि किसने आइडिया दिया। तो हमने मेंशन कर दिया, एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे जिनका नाम चार्ल्स कूलम था। कब दिया सर? 1784 एडी के अंदर इन्होंने एक आइडिया दिया, जिसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स लॉ कहते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट चलिए। तो बच्चे नेक्स्ट कूलम्स लॉ था वो कौन से पार्टिकल के ऊपर, कौन से चार्जेस के ऊपर एप्लीकेबल था? तो याद रखिएगा, कूलम्स लॉ मूविंग पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है बेटा। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है दो रुकी हुई चार्जेस के ऊपर। दोनों चार्जेस का रेस्ट पे होना जरूरी है। हाँ, ये कंडीशन हो सकती है कि एक मूव कर रहा हो और एक रुका हुआ हो, लेकिन हमारी इस बुक में दोनों चार्जेस का रेस्ट पे होना जरूरी है। दूसरा, चार्जेस एट रेस्ट पे होना जरूरी है, और ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लॉ है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, और आना भी चाहिए, सर व्हाट आर पॉइंट चार्जेस? पॉइंट चार्ज होता क्या है? तो बच्चे एक ऐसा चार्ज जिसकी कोई डायमेंशन ही ना हो, या हम ये कह सकते हैं, मैंने इसको बोला पार्टिकल विद नॉन जीरो चार्ज। एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज जीरो ना हो, मतलब कुछ तो होगा। तो अगर कुछ चार्ज होगा तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो होगी। इज इट क्लियर? सो हम ये कह रहे हैं कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और पॉइंट चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जिनके ऊपर चार्ज जीरो नहीं होता, कुछ चार्ज तो होता है। अगर कुछ चार्ज मौजूद है, जितना भी है, 2 कूलम है, 3 कूलम है, जितनी कूलम भी है, हम उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर लेंगे? विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ बेटा मेजर कर लेंगे। तो होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। एक तो इसकी पॉइंट चार्ज की कोई डायमेंशन नहीं होती, और दूसरा इसके ऊपर चार्ज जीरो नहीं होता। अब आप सर को फॉर एग्जांपल पॉइंट चार्ज, तो बच्चे यहाँ पे मैंने एक डॉट डाल दिया, ये डॉट एग्जांपल है पॉइंट चार्ज की। अच्छा, हो सकता है बच्चे एक चार्ज या एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे पड़ा हो, ठीक है, Q1, दूसरा यहाँ कहीं दूर पड़ा है हमारे पास Q2 चार्ज। अब वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो उसकी डायमेंशन में उसके लिहाज से डिफाइन नहीं कर सकता, और उसकी डायमेंशन में इसके लिहाज से डिफाइन नहीं कर सकता। तो ये दोनों चार्जेस भी एक दूसरे के लिए क्या होंगे? पॉइंट चार्ज ही होंगे, क्योंकि इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। इन दोनों की डायमेंशन एक दूसरे के रेफरेंस से डिफाइन नहीं हो सकते। क्लियर? तो होपफुली बच्चे कुछ पॉइंट चार्ज का आपको आइडिया होगा। तो पॉइंट चार्ज के ऊपर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। दैट्स गुड बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। सर इसका पर्पस क्या है? तो वो तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि इसका पर्पस ये है कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, आया वो अट्रैक्टिव है, आया वो रिपल्सिव है, उसको फाइंड करना, उसको मालूम करना, उसको जानना वो कितनी है। दैट इज द पर्पस ऑफ कूलम्स लॉ। इज इट क्लियर? शाबाश। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सर इसको डिफाइन कीजिए। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ? सर कूलम लॉ की कोई स्टेटमेंट क्या है, ये तो बता दीजिए हमको। तो भाई हम जरूर बताएंगे। हम ये कह रहे हैं, इट स्टेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
ये क्या कह रहे हैं कूलम्स लॉ कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स होगी उन दो चार्जेस के दरमियान, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, किसके दरमियान? उन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। ये भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ये भी 2 पॉइंट चार्जेस हैं। वो क्या होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जी हाँ, उन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली होगी। अगर वो चार्जेस छोटे होंगे, उनके ऊपर चार्ज कम होगा, फोर्स छोटी होगी। चार्ज बड़े होंगे बच्चे तो फोर्स भी क्या होगी? बड़ी होगी। चार्ज और ज्यादा होगा, फोर्स और बड़ी होगी। नहीं समझे? छोटे चार्ज छोटी फोर्स, थोड़े बड़े चार्ज थोड़ी बड़ी फोर्स, और थोड़े बड़े चार्ज फोर्स और बड़े। इज इट क्लियर? जी सर। नेक्स्ट चलिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जी हाँ, उनके दरमियान जो फासला होगा उसके इनवर्सली होगी ये फोर्स। क्या मतलब? कि अगर आप फासला ज्यादा करोगे ज्यादा करोगे ज्यादा करोगे, फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। आप उनके दरमियान फासला कम करो और कम करो और कम करो और कम करो, जो जो आप फासला कम करोगे फोर्स क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। इज इट क्लियर? सो हमको एक बात समझ आ रही है कि फोर्स डायरेक्टली है पॉइंट चार्जेस के और इनवर्सली है उनके दरमियान जो फासला है। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट बेटा। छोटे चार्जेस छोटी फोर्स, थोड़े बड़े चार्ज बड़ी फोर्स, और बड़े चार्ज और बड़ी फोर्स। अब मजीद बच्चे हमने कहा कि सर कोई इसकी डायग्राम है, तो बिल्कुल इसकी डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी है। बच्चे हमने कहा कि अगर ये Q1 पॉजिटिव है हमारे पास चार्ज, और दूसरा कौन सा है Q2 ये भी पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान फोर्स कौन सी होगी? सर रिपल्सिव फोर्स होगी। ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर मैं कहता हूं ये नेगेटिव है और वो भी नेगेटिव है, फिर क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर फिर भी रिपल्सिव होगी, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? सर रिपेल करेंगे। ठीक है बेटा, मान लिया। अब बच्चे देखिए, तो इसके ऊपर जो लगने वाली Q1 के ऊपर फोर्स है, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। उसको हमने क्या बोला? F12। मतलब 1 के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F12। 12 नहीं, F12 के 1 के ऊपर लगाई किसने? 2 ने। इसी तरह बच्चे F21 का क्या मतलब है कि 2 के ऊपर लगाई है किसने? 1 ने। ये चार्ज जो Q2 है इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? चार्ज Q1। तो Q1 ने जो फोर्स लगाई है Q2 के ऊपर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 से, नॉट F21, F21। क्लियर? ये इसके ऊपर उधर फोर्स लगा रहा है, वो इसके ऊपर इधर को फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव है। इज इट क्लियर? जी। अगर बच्चे दोनों चार्जेस क्या हुई है? अपोजिट पोलैरिटी की हुई है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव, देन व्हाट्स हैपन? फिर क्या होने वाला है? फिर ज़ाहिर है बच्चे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो F12 का मतलब ये है कि 1 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? 2 मतलब 1 को अपनी तरफ लेके आ रहा है। इज इट क्लियर? और F21 का मतलब क्या कि 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है कौन? 1, वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस तरीके से बच्चे आर और के दरमियान क्या हो गया? फासला हो गया। हमने जर्नल लिखा है। अगर बच्चे दो चार्जेस हों फॉर एग्जांपल, तो एक चार्ज के सेंटर से लेके यहां तक ये फासला आर, और दूसरे चार्ज के सेंटर से लेके यहां तक ये फासला आर, तो दोनों का क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जनरल फार्मूले के अंदर हम आर स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन हाइपोथेटिकली जर्नली समझाने के लिए यहां पे हमने आर से रिप्रेजेंट किया। बहरहाल बेटा हमको डायग्राम समझ आ गई, F12 और F21 फोर्सेस समझ आ गई। ठीक, अब आपके मन में आ रहा होगा सर इसके कोई मैथमेटिकल भी डिस्क्रिप्शन है? तो जी हाँ बेटा बिल्कुल है। क्या है सर? देखिए बेटा, हमने कहा था कि जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस होंगे, वो जो 2 पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट होगा, फोर्स उसकी डायरेक्टली होगी। तो हमने लिख लिया कि फोर्स डायरेक्टली है Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। Q1 और Q2 की वैल्यू ज्यादा, F की वैल्यू ज्यादा। Q1 और Q2 की वैल्यू कम, F की वैल्यू कम सर। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमने कहा फासला ज्यादा कर दो, फोर्स कम हो जाएगी। बच्चे अगर आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये फासला कितना है? 1 मीटर। आप इसको 2 मीटर कर दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 4 जब होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम नहीं हो जाएगी। ये चीज ज्यादा होने से वो क्या हो जाएगी? फासला और 4 मीटर हो गया, फोर्स और क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम ये कह रहे हैं कि बच्चे देखिए,
अगर फासला ज़्यादा होगा फोर्स कम होगी, फासला कम करेंगे फोर्स ज़्यादा होगी। यहाँ पे बच्चे कोई एमसीक्यूज भी बन सकता है कि अगर फासला डबल हो जाए तो फोर्स कितने टाइम कम हो जाएगी, उसको हम एट द एंड देखेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद बच्चे हमने कहा इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो कंबाइनिंग 1 and 2, बच्चे 1 and 2 को कंबाइन करने पे कंबाइन 1 and 2 क्या हुआ, F डायरेक्टली Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर हो गया। अब बच्चे जब हमने डायरेक्टली का साइन हटाया तो यहां पे क्या आया, कांस्टेंट आ गया। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को बच्चे हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर, ये क्या है, इस पे हम मजीद आगे थोड़ी सी बहस करते हैं। अब बच्चे हमने कहा कि ये जो K है ये किस पे डिपेंड करता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, तो याद रखिएगा बच्चे ये जो K है ये डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उस पे ये डिपेंड करेगा। अगर बच्चे दो चार्जेस के दरमियान क्या है, एयर है, तो एयर पे डिपेंड करेगा K की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर दो चार्जेस के दरमियान बच्चे पानी है तो उस पानी पे डिपेंड करेगा कि K की वैल्यू हमने क्या लेनी है। अगर उन दो चार्जेस के दरमियान कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ दरमियान में पानी भी नहीं है, कोई और इंसुलेटेड मटेरियल भी नहीं है, तो वहाँ पे वैक्यूम है, तो फिर कुछ वैल्यू और होगी। अगर दरमियान में हम एक पेपर रख देते हैं, एक प्लास्टिक पैड रख देते हैं, तो उस K की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो K क्या है, कांस्टेंट है, डिपेंड करता है मीडियम पे। मीडियम क्या है, वो वास्ता है, वो रास्ता है, वो पाथ है जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ने मूव करना है। तो हमको एक बात समझ आ गई, मीडियम क्या है कि रास्ता, वास्ता, पाथ जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या करना है, एक चार्ज से दूसरे और दूसरे से पहले की तरफ क्या करना है, मूव करना है, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं। तो कांस्टेंट की किस पे डिपेंड करता है बच्चे, इस मीडियम पे डिपेंड करता है, इस दरमियान वाले की, हवा है, ये पानी है, प्लास्टिक है, या कुछ भी नहीं है, क्या है यहाँ पे। आगे चले, दूसरा बच्चे ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने K की मेजरमेंट करनी है। तो बहुत सारे सिस्टम है बच्चे, CGS सिस्टम होता है, सेंटीग्राम सिस्टम, MKS सिस्टम होता है, मीटर किलोग्राम सिस्टम, इसके अलावा FPS सिस्टम होता है, ब्रिटिश सिस्टम जो है, इसके अलावा सिस्टम इंटरनेशनल है। तो बहुत सारे सिस्टम हैं, उन सिस्टम के अंदर बच्चे इनकी वैल्यूज डिफरेंट होगी। CGS सिस्टम के अंदर K की वैल्यू कुछ और होगी, FPS के अंदर कुछ और होगी, MKS के अंदर कुछ वैल्यू और होगी। तो डिफरेंट सिस्टम पे बच्चे K की वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। सर ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आगे बढ़ी है। तो आगे हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई तो खुद कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बच्चे देखो हमने बोला एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मतलब कुछ भी नहीं, नॉट कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होगा दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर एप्सिलॉन नॉट होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस कितना परमिट करती है, कितना अलाउ करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फोर्स को, कि वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जाए। कब, जब बच्चे दरमियान में क्या हो, कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, वाटर भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो फिर उस वक्त एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सवाल ये कि सर परमिटिविटी होती क्या है, तो हमने कहा परमिटिविटी हमको बताती है किसके बारे में, कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम में से गुजरेगी, डिटरमिन करेगी परमिटिविटी, कि कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या करना है, मीडियम में से गुजरना है। ये हमको कौन बताएगा, परमिटिविटी बताएगी। परमिटिविटी प्रॉपर्टी है मैटर की, मीडियम की, मीडियम की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सर नहीं समझ आ रहा, समझाएं। मैं कहता हूं कि यहां से बच्चे इस चार्ज से उधर जो है 5 क्या जा रही हैं, मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कितनी जा रही हैं, 5 जा रही हैं, 1 2 3 4 5, दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि ये 5 की 5 उधर पहुंच गई हैं, ठीक। अब मैं कहता हूं कि अगर बच्चे यहां से ये 5 जा रही थी, दरमियान में क्या मौजूद है, दरमियान में एयर मौजूद है।
अब हो सकता है यहाँ से गई कितनी हैं, 5 हैं, लेकिन आगे कितनी पहुँची हैं, आगे यहाँ पे 4 पहुँची हैं। एक जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, वो क्या होगी, या रुक गई है। किसकी वजह से, एयर। तो एयर की जो परमिटिविटी है वो और है, किसके लिहाज से, फ्री स्पेस के लिहाज से। इसने एक इलेक्ट्रिक फोर्स को रोक लिया है। अगर बच्चे यहाँ पे क्या आ जाता है, मान लीजिए वाटर आ जाता है, तो अब हो सकता है यहाँ पे कितनी पहुँचे, अब 3 पहुंचे। कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स रुक गई हैं, 2 फोर्सेस रुक गई हैं। इस चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गई हैं, रुक गई हैं। तो इसके लिए परमिटिविटी वाटर के लिए क्या होगी, कुछ और होगी। और अगर और कोई इंसुलेटेड मटेरियल होगा बच्चे, तो परमिटिविटी क्या होगी, कुछ और होगी। तो परमिटिविटी बच्चे ये डिसाइड करती है कि कितना परमिट होना है मीडियम में से इलेक्ट्रिक फोर्स ने, दैट्स इट। तो बहरहाल बच्चे इस के की वैल्यू जो है वो कितनी आती है, 9। जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सर वो कैसे, बच्चे इधर देखिए, के की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। ये आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो आर फासला है, फासले का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम से मल्टीप्लाई होगा तो कूलम स्क्वायर, तो नीचे आके क्या बन जाएगा, कूलम स्क्वायर। तो के की वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो के की ये वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर बच्चे। अब फाइनली के की वैल्यू हमें पता चल गई, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, इस के की जगह तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज जर्नल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स की बच्चे कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बच्चे बताइए, हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करेंगे। और अभी मज़ीद हम इंशाल्लाह देखते हैं इसकी कूलम्स लॉ को यूनिट फॉर्म में, और उसके बारे में हम थोड़ा मज़ीद अलहदा डाई इलेक्ट्रिक के बारे में देखते हैं। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।